कुएं के पास दिखाई दी थी। उसे देखकर निखिल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो गिरता पड़ता अपनी कैबिन के अंदर घुस गया। निखिल का ये बर्ताव देखकर पूरा स्टाफ हैरान हो गया, पर सबसे ज्यादा हैरानी तो रिया को हो गई थी। जो कल तक मेरी एक हाँ के लिए मर रहा था, वही आज मुझे देखकर डर रहा है। इस बात को आज हफ्ता बीत चुका था, पर निखिल के दिमाग को वो सारी बातें दिमाग की तरह कुदेर रही थी। ना उसका काम में मन लग रहा था, ना घर में। निखिल का यह पूरा बदला रूप देखकर घर वाले भी थोड़े परेशान थे। जो निखिल दोस्तों के साथ देर रात तक मस्ती करता था, वह निखिल आज 6 बजे ऑफिस छूटते ही आधे घंटे के अंदर घर आ जाता है। और उसकी तबीयत भी दिन ब दिन खराब हो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफी दिनों से रात को सोया नहीं था। थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। ना किसी से ठीक तरह से बातें करता, ना किसी के सवाल का जवाब देता। बस उदासी भरी चेहरे से और खौफनाक भरी नजरों से वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता। पर उसकी यह बात उसके घर वालों की नजर से कहाँ छूटने वाली थी। सुबह नाश्ता करने के लिए निखिल अपनी कुर्सी पर बैठ गया। सामने बैठे पापा ने पूछा, निखिल बेटा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अगर तुम्हें ये नौकरी नहीं करनी तो कोई बात नहीं बेटा। पापा की बात सुनकर निखिल एकदम शांति से बोला, पापा, नरक ज्यादा खौफनाक होता है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ की आवाज में अपने बेटे के लिए दर्द छलक रहा था। निखिल की खामोश नजर चाय के कप पर टिकी थी। चाय का रंग जैसे काला गहरा दिखाई देने लगा और दूसरे ही पल कप की जगह वही कुआं और कुएं के भीतर से घूरती हुई वो लाल आंखें। डर के मारे निखिल ने चाय के कप पर जोर से हाथ दे मारा और झट से खड़ा हो गया। निखिल, क्या हुआ? माँ, वो मुझे लगा कॉकरोच है। बोलते हुए उसने अपनी ऑफिस बैग उठाई और घर से ऑफिस के लिए निकला। पर माँ और पापा को उसका यह हरकत काफी अजीब लगा। 2 दिन बाद, निखिल, आज हम जरा बाहर जा रहे हैं, कल शाम तक लौटेंगे। और वैसे भी आज तो तुम्हारी छुट्टी है, अपने दोस्तों को बुलाकर खूब मजे करो। माँ और पापा कार लेकर किसी काम के सिलसिले में चले गए। आज निखिल घर में अकेला था, पर उसने अपने किसी भी दोस्त को नहीं बुलाया। माँ और पापा एक वीरान से मठ में किसी तांत्रिक से मिलने गए थे। जमीन पर होम हवन शुरू था। जलती हुई आग के सामने तांत्रिक अपनी दोनों आंख बंद करके बैठा था। माँ और पापा तांत्रिक के सामने हाथ जोड़कर बैठे और चिंता भरी नजरों से उसकी ओर देख रहे थे। आंखें खोलते हुए तांत्रिक ने दोनों की ओर देखा और अपनी करारी आवाज में कहा, आपने बहुत देर कर दी। तांत्रिक की बातें सुनकर माँ को जैसे रोना आ गया। वो तांत्रिक के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। ऐसा मत बोलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचाइए। माँ की दर्द भरी आवाज सुनकर तांत्रिक शांति से हवन की आग को देखने लगा। माँ और पापा दोनों कार में बैठकर वहां से घर के लिए निकले। उन्हें अपने बेटे निखिल को बचाना था। जंगल के रास्ते सुनसान सड़क पर उनकी कार तेजी से चल रही थी। माँ हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, ईश्वर मेरे बेटे को बचाए। ड्राइविंग करते हुए पापा ने निखिल को फोन किया, पर फोन नहीं उठा रहा था। उसी रात निखिल अपने रूम के अंदर बेड पर बैठा हुआ था। रात के करीब 9:30 बज चुके थे। अपना बदन सिमट कर बेड के एक कोने में बैठा निखिल सामने वाली दीवार पर टंगी घड़ी के पल पल आगे बढ़ते कांटे पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। समय बीतने की वो आवाज या आने वाले समय की आवाज। देखते देखते 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, पर निखिल वैसे ही अपनी नजरें उस घड़ी के कांटे पर गड़ाए बैठा था। अब रात के 12:30 बज चुके थे। काफी देर से छाए उस गहरे खौफ भरे सन्नाटे के बीच एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। खुली खिड़की से अंदर आती हवा के झोंके की आवाज। तभी उसके दिमाग में आया, मैंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी है, तो खिड़की से हवा का ये झोंका। और उसने खिड़की की तरफ देखा, पर वो तो सचमुच बंद थी। और फिर उसकी डरी सहमी नजर रूम के भीतर, कभी जमीन पर तो कभी छत के पंखे पर
तो कभी बंद दरवाजे पर ठहरने लगी और फिर उसे वही आवाज सुनाई देने लगी। आ जाओ, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। और फिर वही दिल दहला देने वाली हंसी के साथ दीवार पर सरकने की आवाज धीरे धीरे उस खौफनाक सन्नाटे में और तेज होने लगी। डर के मारे निखिल ने अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए, आंख कस के बंद करके अपनी गर्दन घुटने के भीतर छुपाए। वो डर के मारे रोने लगा। सब कुछ उसकी बर्दाश्त के बाहर था, पर धीरे धीरे वो डरावनी आवाजें कम होने लगी और फिर एक बार सब कुछ शांत हो गया। धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कानों के ऊपर से हाथ हटाए। सन्नाटा, एक गहरा डरावना सन्नाटा उसके रूम के भीतर फैल गया था। इतना सन्नाटा कि सामने वाली दीवार पर टंगी उस घड़ी के कांटों की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसे बेड की दूसरी तरफ किसी के होने का एहसास हुआ। उसने अपनी नजरें घुमाई तो बेड की दूसरी तरफ वही औरत बैठी थी। चलो, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। और दूसरे ही सेकंड में उसकी रूम के दरवाजे पर बाहर से किसने दस्तक दी। डर के मारे दौड़ता चिल्लाता हुआ वो आगे दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खोलकर वो बाहर आया, पर मानो जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। दौड़ते हुए वे अपने घर से बाहर निकला। रात के करीब 1 बजे माँ पापा कार लेकर घर पहुंचे। घर का दरवाजा खुला ही था, पर घर में निखिल नहीं था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। पापा परेशान होकर शहर में गाड़ी लेकर ढूंढ रहे थे। उसी रात निखिल का चेहरा सुन्न पड़ा था, आंखें लाल हो गई थी। उसकी नजरों के सामने नेहा आ गई। उसी कुएं के पास दोनों खड़े थे। निखिल ने गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। और उसने झट से नेहा को कुएं में ढकेल दिया। उस रात नेहा के सिर्फ चीखे गहरे अंधेरे कुएं से कुछ देर तक निखिल के कानों में गूंजती रही और फिर शांत हो गई। आज वो मंजर निखिल की आंखों के सामने आ गया, पर निखिल उसी कुएं में काली रस्सी के सहारे झूल रहा था। धीरे धीरे सब साफ दिखने लगा। निखिल के गले में लिपटी वो रस्सी नहीं थी, उसी औरत के काले घने बाल थे। वो औरत कुएं के ऊपर से जाने वाली इमली के पेड़ की टहनी पर पैरों को आगे पीछे झूलते बैठी थी। हवा के हल्के झोंकों से उसकी साड़ी का पल्लू आसमान में दूर तक लहरा रहा था। अपने लंबे नाखूनों से पेड़ की टहनी को हल्के हल्के सहलाते हुए वो बोलने लगी, तुमने एक मासूम की हत्या की है। चलो, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। और एक अजीब सी हंसी उस रात के वीरान से सन्नाटे में गूंजने लगी।